नमस्कार दोस्तों, स्वागत है इस चैनल के पहले एजुकेशनल वीडियो में जिसका टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटम की डिस्कवरी कब हुई, कैसे हुई और इस डिस्कवरी में कब कब नए एडवांसमेंट्स आए, इन सब के बारे में जानेंगे हम आज के इस वीडियो में। आइए देखते हैं। वैसे तो एटम की कहानी की शुरुआत होती है साल 1808 में, लेकिन इसके पहले 450 BC में ग्रीस के एक बहुत ही फेमस फिलोसफर डेमोक्रिटस ने एटम शब्द को डिफाइन किया, जिसका ग्रीक में मतलब होता है इनडिविजिबल, यानी कि जिसे तोड़ा ना जा सके। फिर 1808 में इंग्लिश फिजिसिस्ट जॉन डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी को पब्लिश किया, जिसमें उन्होंने एटम को डिफाइन करने के लिए 3 मेजर पॉइंट्स लिखे। डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी में कहा कि मैटर इज मेड अप ऑफ एटम्स, दे कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड एंड कंपाउंड्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। यानी कि हमारे आसपास सारी चीज़ें एटम से बनी हुई हैं, जिन्हें हम ना तो बना सकते हैं और ना ही तोड़ सकते हैं, और जितने भी कंपाउंड्स दुनिया भर में पाए जाते हैं वो सब इन्हीं एटम्स के आपस में कंबाइन करने की वजह से बनते हैं। वैसे तो डाल्टन की ये थ्योरी काफ़ी एलिमेंट्री और सिंपलिस्टिक थी, लेकिन उनके इसी आइडिया को पहला एटॉमिक मॉडल या बिलियर्ड बॉल मॉडल भी कहा जाता है। डाल्टन के बाद ईयर 1897 में आए इंग्लिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन, जिन्होंने अपने फेमस कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करा और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी करी। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक वैक्यूम ट्यूब के अंदर एक गैस को फिल करा और एक कैथोड मतलब कि बैटरी के नेगेटिव साइड से कनेक्टेड मेटल प्लेट और एक एनोड यानी कि पॉजिटिव साइड से कनेक्टेड प्लेट को एनक्लोज करा। फिर इस सर्किट को क्लोज करने और सिस्टम को ऑब्जर्व करने पर थॉमसन 3 मेजर कंक्लूजन्स पे पहुंचे। पहला ये कि नेगेटिवली चार्ज प्लेट कैथोड से एनोड की तरफ कुछ इनविजिबल रेज निकल रही थी, जिनका नाम थॉमसन ने कैथोड रेज रखा। दूसरा, इन रेज की कुछ काइनेटिक एनर्जी थी और ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो कर रही थी। और तीसरा, ये रेज कुछ फंडामेंटल पार्टिकल से बनी हुई थी, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब के अंदर ली गई गैस को बदलने के बाद भी इन पार्टिकल्स के चार्ज और मास के बीच का रेशियो सेम रह रहा था, बदल नहीं रहा था। और अपनी इन्हीं सब ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे थॉमसन ने इन फंडामेंटल पार्टिकल्स का नाम इलेक्ट्रॉन्स रखा। थॉमसन के इस कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के पहले 1886 में जर्मनी के एक फिजिसिस्ट यूजन गोल्डस्टीन ने अपना डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था। वैसे तो उनका ये एक्सपेरिमेंट कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से काफ़ी मिलता जुलता था, लेकिन इसके ऑब्जर्वेशंस उससे बहुत अलग आए थे। जैसे कि इस एक्सपेरिमेंट में गोल्डस्टीन ने एनोड से कैथोड की तरफ जाती कुछ कलर्ड रेस को ऑब्जर्व किया था। दूसरा, इन रेस का ओरिजिन एनोड की बजाय अनइलेक्ट्रॉन गैस आयंस थे, यानी कि इन रेस का ओरिजिन एनोड ना होके डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई गैस के वो आयंस थे, जिनके इलेक्ट्रॉन्स उनसे अलग होकर एनोड की तरफ चले गए थे। साथ ही ये रेस किसी फंडामेंटल पार्टिकल से भी नहीं बनी हुई थी, क्योंकि डिस्चार्ज ट्यूब में ली गई गैस को चेंज करने पे इनके चार्ज और मास के बीच का रेशियो चेंज हो रहा था। वैसे तो गोल्डस्टीन ने अपना एक्सपेरिमेंट 1886 में परफॉर्म किया था, लेकिन उनके इस एक्सपेरिमेंट की रेलेवेंस बढ़ी थॉमसन के रिजल्ट्स के बाद, और इसी के बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में दिखे पार्टिकल्स को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स कहा, जिनका नाम आगे चल के प्रोटॉन्स रखा गया। एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरीज के बाद आइए अब बात करते हैं एटॉमिक मॉडल्स की। वैसे तो डाल्टन ने एक बेसिक एटॉमिक मॉडल 1808 में दिया था, लेकिन 1904 में एक पहला प्रॉपर एटॉमिक मॉडल दिया जे थॉमसन ने, और उनके इसी मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। अपने इस एटॉमिक मॉडल में थॉमसन ने स्टेटमेंट दिया कि एटम इज अ पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर with negative charge embedded like seeds in a watermelon and it is electrically neutral। मतलब कि एक एटम पॉजिटिव चार्ज की एक बॉल है, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐसे लगे हुए हैं जैसे एक वाटरमेलन में बीज लगे होते हैं, और इस बॉल पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। और अपने इस एटॉमिक मॉडल की डिस्कवरी के लिए जे थॉमसन को भी 1906 में नोबेल प्राइज दिया गया। थॉमसन के बाद ईयर 1911 में आए इंग्लिश साइंटिस्ट अर्नेस्ट रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने अपने 2 स्टूडेंट्स गीगर और मार्स्टन के साथ मिलकर अपना फेमस अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया और न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी। ये अल्फा पार्टिकल दोस्तों होता है एक हीलियम एटम का न्यूक्लियस, यानी कि एक ऐसा पार्टिकल जो +2 का चार्ज कैरी करता हो। इस एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट जिससे रेडिएशन निकलता हो या अल्फा पार्टिकल्स निकलते हो। फिर इस रेडिएशन की बीम को उन्होंने एम करवाया एक थिन गोल्ड फॉयल की तरफ, और इस पूरे सेटअप के पीछे एक जिंक सल्फाइड की फ्लोरोसेंट स्क्रीन को लगाया। फिर इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट करने पर रदरफोर्ड ने अपनी ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे 3 मेजर कंक्लूजन्स निकाले। क्योंकि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स सीधे सीधे गोल्ड फॉइल से पास हो रहे थे, इसके बेसिस पर उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम 99% हॉलो है, यानी खाली है। दूसरा, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स छोटे एंगल्स या 90 डिग्री से कम एंगल्स पर डिफ्लेक्ट हो रहे थे, जिसके बेसिस पे उन्होंने कंक्लूड किया कि एटम्स के सेंटर में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज है
और इस सेंटर को ही उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस। लास्ट में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि बहुत ही कम अल्फा पार्टिकल्स 180 डिग्री पर भी डिफ्लेक्शन शो कर रहे थे, मतलब वापस अपने सोर्स की तरफ बाउंस बैक हो रहे थे, जिसके बेसिस पे वो इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि ये वो अल्फा पार्टिकल्स हैं जो डायरेक्टली न्यूक्लियस से टकरा रहे हैं, और जिससे ये प्रूव होता है कि न्यूक्लियस का साइज काफ़ी ज़्यादा छोटा है बाकी एटम के कंपैरिजन में। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट्स के बाद ईयर 1913 में एक डैनिश फिजिसिस्ट नील्स बोर ने अपना एटॉमिक मॉडल प्रपोज किया, जिसे सोलर सिस्टम मॉडल भी कहा गया। अपनी एटॉमिक थ्योरी में नील्स बोर ने कहा कि एक एटम में इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के आसपास ठीक वैसे ही रिवॉल्व करते हैं जैसे हमारे सोलर सिस्टम में प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स केवल उन फिक्स्ड ऑर्बिटल्स में रिवॉल्व करते हैं जिनमें रिवॉल्व करते टाइम इनका एंगुलर मोमेंटम एक फिक्स मल्टीपल होता हो h/2π का, और इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया mvr एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू nh/2π, जहाँ पे n होगा उस इलेक्ट्रॉन का शेल नंबर जो हमें यह बताएगा कि इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट या शेल में एग्जिस्ट करता है। एक जनरल फैक्ट आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि कोई भी रोटेटिंग बॉडी अपना सर्कुलर मोशन मेंटेन करने के लिए लगाती है सेंटर की तरफ एक सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है mv²/r। और हम ये बात भी पहले से जानते हैं कि दो चार्ज बॉडीज़ के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट करता है जिसके मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है kq1q2/r²। तो क्योंकि बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन को एक रोटेटिंग बॉडी की तरह ट्रीट किया था, इसलिए उन्होंने अपने दूसरे पॉइंट में कहा कि इस मॉडल में इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इलेक्ट्रॉन के रेवोल्यूशन के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स है उसे प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि Fe इज इक्वल टू Fc, और इसका फॉर्मूला उन्होंने दिया kq1q2/r² इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स। आखिरी पॉइंट जो बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल में कहा वो था एक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के ऊपर, जिसके लिए बोहर ने स्टेटमेंट दिया कि एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हुए एक इलेक्ट्रॉन के पास दो टाइप की एनर्जीज होती हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन वो इस टाइम पर ना तो एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को लूज करता है, यानी कि उसकी टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, मतलब कि टोटल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी प्लस kq1q2/r पोटेंशियल एनर्जी। इन सब चीज़ों के अलावा नील्स बोर ने अपने एटॉमिक मॉडल में और क्या क्या स्टेटमेंट्स दिए और उनके बाद किन साइंटिस्ट ने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने में अपना कंट्रीब्यूशन दिया, इन सब के बारे में जानेंगे हम फ्यूचर के किसी और वीडियो में। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का ये एजुकेशनल वीडियो पसंद आया होगा और इससे कुछ सीखने मिला होगा। अगर आप ऐसे ही और वीडियोस फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ऐसे एक और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।